जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की क्लास नंबर सेकंड में, है ना। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे ये 12 तरह के टेंस बने हैं, है ना। उसके बाद हमने देखा था एक नोट पॉइंट जिसमें हमने ये जाना था कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट ये आपका वही है। ओपन एंड क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन रहता है ना, उसी को हम यस नो वाला क्वेश्चन भी कहते हैं। उसका पॉजिटिव पार्ट, उसका नेगेटिव पार्ट। फिर आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाला यानी ओपन एंडेड जो क्वेश्चन रहता है उसके भी दो पार्ट बनते हैं, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला। मैंने आपसे कहा था कि हमें 6 के 6 फॉर्मेट जो है वो आने चाहिए। फिर हमारी बातचीत ये हुई थी कि मैं आपको केवल एक फॉर्मेट याद करवाऊंगा और उससे ये बाकी के 5 फॉर्मेट आप खुद बना लेंगे। तो चलिए आज हम यही देखेंगे कि एक पॉजिटिव वाले से हम नेगेटिव वाला, यस नो वाला और डब्ल्यू एच वर्ड वाला कैसे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इधर से। सबसे पहला आ गया आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, जिसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट, है ना। देखो सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास केवल सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। ऑब्जेक्ट हमने अपने सहूलियत के लिए लगा लिया है कि हाँ हमें कुछ अधूरा अधूरा सुना लगे, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा लिया है। ठीक है, तो अब बनाएंगे हम इसका नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए देखना जरा, लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट जमा डू या फिर डज। उसके बाद में लिखना आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में लिखना आप ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से देखो पॉजिटिव वाला पार्ट आपने याद कर लिया। नेगेटिव वाला इसका पार्ट बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट लिखा, हाँ सॉरी एक बार माफ करना, ये जो है ना यहाँ पे डू डज के बाद में हमें नेगेटिव बनाना है तो नोट तो कंपलसरी है, नोट तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला आपने याद कर लिया। अब नेगेटिव वाले पे आने के लिए आपने सेम टू सेम सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दिया। आपने इसको नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया। नेगेटिव बनाने के लिए हमें इसका हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें डू या डज हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है ना। हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमने अपनी बात रखी क्या, नेगेटिव वाले के लिए नोट लगा दिया। अच्छा नोट कहाँ लगाएंगे, तो याद रखना नोट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ, सॉरी जो मेन वर्ब है ना आपका, उससे पहले हमेशा हम मेन नोट को लगाएंगे। ठीक है, इतनी बात याद होगी। अब आओ हमारे यस नो के पॉजिटिव वाले पार्ट में, देखते जाओ। मैं कह रहा हूँ ये तो पहला ही है, आप जब तीसरे या चौथे नंबर पे पढ़ोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि बहुत ज्यादा आसान है। शुरू शुरू में आपको चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है लेकिन ये है नहीं, सीखते चलो बस पेशेंस के साथ में। तो ये अब ये आपका डू डज है ना, हेल्पिंग वर्ब वाला बनाने के लिए हमने यहाँ क्या पढ़ा था, यस नो वाला। यस नो वाला यानी आपका जो क्लोज एंडेड वाला पोर्शन था वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। और यस नो वाला क्या है हमारा, क्लोज एंडेड हेल्पिंग वर्ब से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हम इस नेगेटिव वाले में से हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे बाहर, जो कि हो जाएगा आपका डू या डज। उसके बाद सेम टू सेम उतार देंगे शुरू से लेके अंत तक। तो शुरू में आपका क्या है, शुरू में आपका सब्जेक्ट है। क्या हमें इसका नेगेटिव बनाना है ना। देखो शुरू मैंने आपसे क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओ और बाकी का क्या कर दो, सेम उतार दो। सेम उतारने के लिए आपने सब्जेक्ट लिख दिया। डू डच सर वापस लिखे, नहीं जी बिल्कुल वापस नहीं लिखना है क्योंकि ये पहले ही आ चुका है। अब बात आती है आपके नोट की, क्या नोट को लिखें, तो आपने यहाँ पे देखा हमें तो पॉजिटिव वाला पार्ट बनाना है, यानी नोट को भी हमने हटा दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस में उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आओ जी चौथे नंबर पे, यस नो वाले का नेगेटिव वाला पार्ट कैसे बनेगा, तो सेम उतार दो, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में। मैंने आपको नेगेटिव वाला बनाते समय क्या समझाया था कि जो नोट है ना, नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हम मेन वर्ब से पहले नोट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले नोट का यूज करेंगे। तो क्या हमारे सेंटेंस का ये मेन वर्ब है, हाँ जी बिल्कुल है। तो इससे पहले क्या लगा देंगे, नोट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, बाकी का सेम उतारते चल देंगे। आगे समझ में, आगे समझ में। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो कि मेन वर्ब कैसे हुआ, तो मैंने आपको क्या समझाया था, डू डज, डू और डज आपका वर्ब होता है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ भी होगा, वॉक, कम, गो, ईट, स्लीप, डांस, सिंग,
कुछ भी हो सकता है आपका मेन ये वाला आपका वर्ब। एक आपका ये वर्ब हो गया, एक आपका ये वर्ब हो गया। जब सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं तो पहला वाला हो जाता है जी आपका हेल्पिंग वर्ब और बाद वाला हो जाता है आपका मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हम उसके मेन वर्ब से पहले क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। है कि नहीं सिंपल बात। अब आओ हमारे पांचवें पार्ट पे। पांचवा वाला पार्ट है हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, यानी हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन सेंटेंस का पॉजिटिव वाला पार्ट। पॉजिटिव वाला पार्ट का मतलब है हम इसमें नोट का यूज नहीं करेंगे। और जरा सा पीछे नजर मारना, हमने WH वर्ड वाला कैसे बनाया था। तो ओपन एंडेड यानी WH वर्ड वाला क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हमने मात्र स्टार्टिंग में WH वर्ड लगाया था, उसके बाद में आपका क्लोज एंडेड वाला एज इट इज उधार दिया था। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कोई भी WH वर्ड। क्या होता है WH वर्ड वो आपको पता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एज इट इज इसका क्लोज एंडेड वाला पार्ट उतार देंगे। तो क्या ये पॉजिटिव वाला है, तो हाँ जी है। तो यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट क्या हम उतार सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल उतार सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। कि WH वर्ड लिखो और उसके बाद में क्लोज एंडेड लिख दो, बात आपकी बराबर हो जाएगी। तो आ जाओ जी, WH वर्ड लिखा आपने, उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सेम टू सेम यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। तो लिखेंगे यहाँ पे छोटा लिखेंगे या डस प्लस में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लेना है ना, ये क्वेश्चन वाले लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। ठीक है, छठा बताना आप जरा। अब आप जरा खुद बनाने की कोशिश करो WH वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट कैसे बनेगा। मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए उसके मेन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है। इस सेंटेंस में मेरे को, इस फॉर्मेट वाले सेंटेंस में मुझे जरा ये बताना मेन वर्ब कहाँ है। तो आप बोलोगे सर एक हमारा ये वर्ब, एक हमारा ये वर्ब। जब हमारे सेंटेंस में दो वर्ब आते हैं तो पहला वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला हमारा मेन वर्ब। यानी इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम नोट लगा देंगे, बाकी का सेम उतार देंगे। तो हाँ जी एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, ये भी WH वर्ड का पार्ट है और यहाँ पे इसका एक नेगेटिव वाला पार्ट भी है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक WH वर्ड लिखा है ना, उसके बाद हम चाहें तो ये यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट उतार दो, या इस वाले में मेन वर्ब से पहले नोट लगा दो। बात वही पड़ेगी, बस बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीजें बनी हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, मैं यहीं से सीधा उतारता हूँ। WH वर्ड के बाद में लगाया मैंने डू या डच, उसके बाद लगाया मैंने सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब से पहले लगा दिया जी हमने नोट, उसके बाद लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाया ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपके क्या हुए, सारे फॉर्मेट में तैयार। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, आराम आराम से समझना जरा, देखना यहाँ पे। ये है आपका पॉजिटिव वाला पार्ट। मैंने बोला इसे आपको याद करना पड़ा था, आपने याद कर लिया। फिर मैंने बोला नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी यहाँ पे हमें डू या डच अपनी तरफ से लगाना पड़ा, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना था, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव बनाना था। अच्छा, और दूसरी बात ये हुई थी कि नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले, ये जो आपका मेन वर्ब है इससे पहले हम नोट का यूज करेंगे, और बाकी का हमने सेम उतार दिया। हाँ जी, फिर हम आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पे। हमने पीछे ये पढ़ रखा था कि क्वेश्चन वाला बनाने के लिए हमें, यस नो वाला बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखनी पड़ती है। तो क्या हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब उठा सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल उठा सकते हैं। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। देखे ना, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे बनता जा रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकाल के ले आए, उसके बाद हमने क्या करा, एज इट इज सारा सेम उतार दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब बीच में आपका नोट आ रहा था, बीच में आपका नोट आ रहा था, तो हमें तो पॉजिटिव वाला पार्ट बनाना है, तो हमने नोट को भी हटा दिया। फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज इसको उतार दिया। फिर हमने इसका नेगेटिव वाला पार्ट बनाना था, तो हमने क्या पढ़ा था, मेन वर्ब से पहले आपको, मेन वर्ब से पहले नोट लगा देना, सिंपल। फिर बात आती है आपकी WH वर्ड की पॉजिटिव वाली बात, क्या पढ़ा था, WH वर्ड लगा दो, उसके बाद में आपका ओपन वो यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट। WH वर्ड का नेगेटिव बनाने के लिए एक WH वर्ड लगाओ और आपका यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। इस तरीके से हमारे 6 तरीके के फॉर्मेट बने हैं। तो हम आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मेट हमारे तैयार हुए हैं ना,
फॉर्मेट हमारे तैयार हुए हैं, इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। सर यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक यहाँ पे आपका डू लगा है, एक यहाँ पे डज लगा है। तो कब हम डू का यूज करेंगे, कब हम डज का यूज करेंगे, तो ये बात आपकी डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में क्या पढ़ा था हमने, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ में जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ में जो वर्ब है वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। अच्छा, डू हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी फॉर्म कौन सी बनती है, डिड और डन। ये रहा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रहा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रहा आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने क्या पढ़ा था, कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है। यानी डू जो है आपका प्लूरल वर्ब है। कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप डू का यूज करना। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब का सिंगुलर कैसे बनाएंगे, उसके अंदर सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या फिर ईएस को जोड़ते हैं। आया समझ में। ये कुछ बातें हमारी प्रीवियस क्लासेस की थी, है ना, जैसे कि हमारे बेसिक्स ऑफ ग्रामर की। और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट होता है सारा समाप्त कि किस तरीके से हम फॉर्मेट तैयार करते हैं। एक डाउट आ रहा था बीच में कि डू कब यूज करेंगे, डज कब यूज करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, है ना। और ये जितना भी लिखा पड़ा है इनको थोड़ी स्पष्ट और अच्छी अच्छी भाषा में देख लेते हैं, मतलब साफ साफ लिखा हुआ। देखो, ये रहा आपका पॉजिटिव पार्ट, ये रहा आपका नेगेटिव पार्ट। ये रहा यस नो का पॉजिटिव, यस नो का नेगेटिव, डब्ल्यू एच का पॉजिटिव, डब्ल्यू एच का नेगेटिव वाला पार्ट। यहाँ पे फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगा, मैं लगा देता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, और यहाँ पे भी फुल स्टॉप, है ना। अब मैं आपको कंक्लूजन वाली एक बात बताता हूँ, देखो, फॉर्मेट आपके जरूरी तो हैं, लेकिन अभी आपको पढ़ने के लिए, एरर वगैरह सोल्व करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या मतलब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ये बात आप बस ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल पढ़ना जरा। दे प्ले क्रिकेट, ये है हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट, ये है हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट। इसमें दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और उसके बाद में आपका आ गया ऑब्जेक्ट। क्या हमने ऐसे ही फॉर्मेट पढ़ा था, तो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, दे जो है हमारा वो कैसा सब्जेक्ट है, तो जी प्लूरल है। प्ले हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आपका प्लूरल। यानी हमारी ये वाली बात भी क्लियर हो रही है कि सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। आगे समझ में, ठीक है। चलो, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पे देखना, दे आपने सब्जेक्ट लगा दिया। नेगेटिव वाला पोर्शन बनाने के लिए क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं, डू या डज। डू का यूज हमने यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि ये प्लूरल है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। उसके बाद हमने मेन वर्ब से पहले लगा दिया नॉट, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या ऐसा ही फॉर्मेट है, तो हाँ जी बिल्कुल, सब्जेक्ट डू लगा दिया, वहां पे नोट लगा दिया, प्ले लगा दिया, क्रिकेट लगा दिया, ऐसा ही है। हाँ, चलो, अब यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिया है ना, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिया है। ये रहा आपका सब्जेक्ट, और ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। आगे समझ में। नोट हमने यहाँ से इसलिए हटा दिया, नोट इसलिए हटा दिया क्योंकि हमें यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए था। अब यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए सिंपल है, मेन वर्ड से पहले नोट लगा दो। ऐसे ही डब्ल्यू एच वर्ड का, वाई डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं, है ना। ये बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाई के बाद में आपने किसका यूज करा, ये वाई के बाद में आपने किसका यूज करा, आपने यूज करा यस नो के पॉजिटिव वाला पार्ट। उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आपने सेम टू सेम डब्ल्यू यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट कर ली कॉपी। तो इस तरीके से आपके फॉर्मेट बनते हैं। हिंदी मीनिंग जान लो थोड़ा, वैसे हिंदी मीनिंग की जरूरत तो नहीं है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे डू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वाई डू दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों खेलते हैं। वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, है ना। तो हिंदी मीनिंग भी आपको क्लियर होगी। और एक बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट आपका
यही है। कहीं बोलो कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आता है। क्या मैंने आपको अभी तक भी बेसिक्स ऑफ ग्रामर से लेकर टेंस में कभी ये बताया कि सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आता है? तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया, है ना, और ऐसा होता भी नहीं है। तो डू आपका क्या है? डू आपका हेल्पिंग वर्ब है। ऐसा मत समझना कि पोजीशन चेंज हो गई तो इनका कैरेक्टर बदल गया, नहीं, वही है। ये डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपका मेन वर्ब है। वहीं अगर यहाँ पे ही रहता तो प्ले का प्लेस बन जाता, आया समझ में? और फिर हर जगह यहाँ पे ही के साथ में डज यानी सिंगुलर वर्ब आती है ना, और यहाँ पे डज ही प्ले क्रिकेट आता है, ऐसे ऐसे आता है, आगे समझ में? और हमारी एक बात और क्लियर हो रही है ना, जो हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा था कि सर डू डिड डज के बाद में हमेशा, डू डिड डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ना? ये बात भी क्लियर हो रही है। तो हाँ, देख रहे हो आप कहाँ कहाँ से जड़ जड़ से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं और आपके जहन में बैठते जा रहे हैं, है ना? इसी तरीके से ग्रामर है ना, इंग्लिश पे पकड़ बनानी है आपकी। एग्जाम एग्जाम तो निकल जाएंगे, टेंशन मत लेना। ग्रामर पे पहले पकड़ होनी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेट समाप्त होते हैं, एग्जाम्पल सारे समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम में जो एरर वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे जो एग्जाम में आपकी जो बातचीत पूछी जाती है, किस किस तरीके से एरर बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। तो आइए समझते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले कॉन्सेप्ट से। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम हैबिट को शो करने के लिए या फिर किसी रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए करते हैं। क्या चीज फिर से देखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब हमें हैबिट शो करना हो या फिर रिपीटेड एक्शन को शो करना हो, कोई काम जो लगातार हो रहा है। जैसे आप डेली सवेरे चाय पीते हैं, तो ये आपका रिपीटेड एक्शन है, ये आपकी हैबिट है। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे ना, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। अगर हमें, आप डेली सवेरे चाय नहीं पीते हैं, अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेंगे नॉट लगाने के लिए। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी आपकी? डू या डज वाली होगी। आया समझ में? चलो आते हैं जरा हमारे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे कि किस तरीके से हैबिट और रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। सी यूजुअली गोज देयर, वह अक्सर वहां जाती है। यहाँ पे इस यूजुअली वर्ड ने हमें क्या रिप्रेजेंट करा कि वह वहां अक्सर जाती है। वह वहां अक्सर जाती है यानी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है ये जो सी है उसकी हैबिट की बात करिए, या फिर ये एक रिपीटेड एक्शन है कि वो अक्सर वहां जाती है, यानी इसकी हैबिट है ना? और हैबिट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो जी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है? तो हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। बस हमने यहाँ पे क्या करा है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, ये जो सी है ना आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। गो आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि अपने बेस फॉर्म में क्या होता है? प्लूरल। इसका सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस या ई एस लगाया और इसको क्या बना दिया? सिंगुलर बना दिया। तो इस तरीके से काम यहाँ पे चल रहा है। चलो जी नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट है ही ऑफन प्लेस चेस, है ना? वो कभी कभी, अक्सर, ये लगातार चेस खेलता है ना? कई कई बार वो चेस खेलता है। ही ऑफन प्ले चेस, यहाँ पे इस ऑफन वर्ड ने हमें बताया कि ये काम जो है ना रिपीटेड एक्शन में हो रहा है, उसकी हैबिट के बारे में बात हो रही है कि कई बार वो चेस खेलता है ना? कई कई बार चेस खेले जाता है, ऐसे करके ये अक्सर चेस खेलता है। इस ऑफन वर्ड ने हमें क्या बताया कि ये काम क्या हो रहा है? रिपीट में हो रहा है। वो उसकी हैबिट के बारे में बात हो रही है। जहाँ हैबिट की रिपीट एक्शन की बात आती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं? तो सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्या मतलब है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चेक करो जरा, ही ऑफन प्लेस चेस में क्या प्ले हमारा फर्स्ट फॉर्म वर्ब है? हाँ जी बिल्कुल है ना? यहाँ पे हुआ क्या है, ही आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने प्ले सिंगुलर वर्ब का यूज करा है, प्लेस। प्ले आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसी से तो बनता है आपका प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेन, प्लेस। ये सब कुछ आपका किससे बनता है? इस प्ले से। तो प्ले क्या है आपका? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि अपने आप में क्या होता है? प्लूरल। इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं। तो हमने इसका प्लेस बनाया और ये क्या हो गया जी? ये हो गया आपका सिंगुलर। आया समझ में? यानी इस सेंटेंस को मैं सही बोल दूं क्या? एग्जाम में ऐसे ही एरर देता है। इस सेंटेंस को क्या मैं सही बोल दूं? तो हाँ जी बिल्कुल सही बोल दूं। अभी यहाँ पे अगर सी यूजुअली
वेंट देयर कर देता ना तो ये क्वेश्चन हो जाता आपका गलत। सी यूजुअली इज गोइंग देयर कर देता तो हो जाता आपका गलत, है ना। शी हैव यूजुअली गोइंग देयर, गलत। कुछ भी ऊट पटांग बना के देता तो क्या हो जाता, गलत। मैं यहाँ पे सही सही सेंटेंस लेके आया हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट पे आओ जी। सानवी गोज टू मार्केट डेली, है ना। सानवी जो है वो मार्केट जाती है डेली। अच्छा, इस सेंटेंस में इस डेली वर्ड ने हमें ये रिप्रेजेंट नहीं करा कि बात यहाँ पे हैबिट की हो रही है, रिपीटेड एक्शन की हो रही है। तो हाँ जी, सानवी क्या जाती है, डेली मार्केट जाती है। इस डेली वर्ड ने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करा, इस डेली वर्ड ने क्या रिप्रेजेंट करा कि जो सानवी है डेली मार्केट जाती है, बात हो रही है हैबिट की, रिपीटेड एक्शन की। तो जब बात हैबिट रिपीटेड एक्शन की आती है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है तो देखते हैं जरा। ही गोज जाने का काम है, ये एक्शन है, एक्शन है आपका वर्ब है। तो ये क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हाँ जी बिल्कुल है। सानवी जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, है ना। गो आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका सिंगुलर बनाने के लिए आपने क्या करा, इसका एस या ई एस लगा दिया और ये हो गया सिंगुलर। तो यहाँ पे ऐसे हो गया, आगे समझ में। तो ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल सही है। ऐसे लिख देता ना, सानवी इज गोइंग टू मार्केट डेली, सानवी डेली मार्केट जा रही है, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता। यानी आप देखोगे ना, ये कुछ वर्ड्स हैं आपके, यूजुअली, ऑफन, डेली, ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक बार भाई जरा चेक कर लो, क्या यहाँ पे बात रिपीटेड एक्शन की तो नहीं हो रही, क्या यहाँ पे बात हैबिट की तो नहीं हो रही। यानी हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, ये कुछ वर्ड्स हमारे ये वो हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि काम हमारा रिपीट हो रहा है या फिर वहां पे हैबिट की बात हो रही। तो क्यों ना हम उन वर्ड्स की जरा लिस्ट देख ले, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये वर्ड आया तो एक बार हम जरा चेक कर ले, क्या यहाँ पे रिपीट एक्शन की बात तो नहीं हो रही, क्या यहाँ हैबिट की बात तो नहीं हो रही, क्या यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात तो नहीं हो रही, क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात तो नहीं हो रही। ये सारी चीजें हमें करनी है चेक। तो हम इन वर्ड्स की जरा लिस्ट देख लेते हैं कि जो वर्ड हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका काम जो है वो डेली हो रहा है। तो ये लो जी, आपके सामने है उन वर्ड्स की लिस्ट जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका काम उस पे हो रहा है, रिपीटेड एक्शन में हो रहा है, वहां हैबिट की बात हो रही है। पहला है आपका हार्डली, सेकंड आपका रेयरली, ये है आपका सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, जनरली। ये आपके सुने सुने हुए से वर्ड हैं जो कि आप अक्सर रीडिंग करते समय पढ़ लेते हैं। समटाइम्स हो गया आपका कभी कभार, नेवर कभी नहीं, डेली, है ना, डेली का मतलब ही डेली है। ये आ गया वंस इन मंथ, महीने में एक बार, ट्वाइस इन मंथ, महीने में 2 बार, फ्रिक्वेंटली अक्सर, लगातार, ओकेजनली अक्सर। मतलब मीनिंग इतना ना लगभग सेम सेम सा रहता है। जैसे हार्डली हो गया, वो मुश्किल से वहां जाती है ना। रेयरली, वो रेयरली, जैसे नहीं कहते हैं पेशेंट के बचने के रेयर चांस है, यानी बहुत कम चांस, वो रेयरली वहां जाती है यानी बहुत कम वहां जाती है। सेल्डम कभी कभार जाती है। तो इनका मीनिंग है ना वही आता है जो कि शो करता है, यूजुअली अक्सर, ऑफन वही कई कई बार, अक्सर, जनरली भी वही मीनिंग देता है, समटाइम कभी कभार, नेवर कभी नहीं जाती। यानी रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है ना। तो आपके ये वो वर्ड हैं, इनको जरा 2 बार 3 बार पढ़ लेना कि हाँ भाई इन वर्ड को जब हम देखेंगे तो हम जरा ये चेक करेंगे क्या यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात तो नहीं हो रही। आगे समझ में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़े तो हाँ जी बिल्कुल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो ये कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट को बताने के लिए करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को बताने के लिए करते हैं। तो बात आती है यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है आपका सार्वभौमिक सत्य, है ना। वो बात जो हमेशा के लिए सत्य थी, पहले भी सत्य है, आज भी सत्य है। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। जो सूर्य है वो पूर्व से निकलता है, ये बात सबको पता है, हाँ जी, सार्वभौमिक सत्य है, सब जानते हैं। यानी ये बात किस में आएगी, यूनिवर्सल ट्रूथ में। पानी जो है वो, पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में जमता है, पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में कन्वर्ट होता है। तो क्या ये सच बात है, क्या ये फैक्ट है, तो हाँ जी बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। सबको पता है, हाँ जी सबको पता है कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी बातें आपकी किस में आ जाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ में। एक खूबसूरत बात और यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में ये, एक खूबसूरत बात और ये, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट उसे कहते हैं जो पहले भी सच था और आज भी सच है। जो पहले भी सच था
वो आज भी सच है, उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे कि सन आपका पूर्व से ही पहले भी और आज भी, पानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में जमता है ना, पहले भी सच था, आज भी सच है। तो ये है आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट की बढ़िया बात। चलो अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जामिनर कैसे कैसे एरर देता है इन बातों पे। आओ जरा। द टीचर टोल्ड अस दैट द वाटर बॉइल्स एट 100, यहाँ पे लगा लेना जी, डिग्री सेल्सियस। टीचर टोल्ड अस दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। टीचर ने हमें बताया कि जो पानी है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये सार्वभौमिक सत्य की बात है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में जमता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, बॉइल होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है कि नहीं, फैक्ट वाली बात है कि नहीं? हाँ जी है। जहां आपको दिख जाएगी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, फैक्ट की बात हो रही है, वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है कि नहीं। तो जरा चेक करना। द टीचर टोल्ड अस दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी है वो बॉइल होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है? तो हाँ जी बिल्कुल है। वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अभी आपको कम नॉलेज होगी, लेकिन वाटर को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम इसे कन्वीनियंस के लिए सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, है ना। बॉइल आपका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसी से हम बनाते हैं बॉइल, बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइलिंग, बॉइल्स, यानी वो बेस है। बेस फॉर्म क्या होती है? प्लूरल, उसमें एस लगाते हैं उसका सिंगुलर बनाने के लिए। बॉइल का क्या बना दिया? बॉइल्स। ये है जी आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात सही हो रही है? क्या यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है? तो हाँ जी बिल्कुल, यानी सेंटेंस को हम सही कह रहे हैं, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे द टीचर टोल्ड अस। सर द टीचर टोल्ड, सर ये रहा हमारा टेल, ये हमारा टोल्ड, और ये रहा हमारा टोल्ड। सर ये रहा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रहा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने कहा सर जब बात हमारी यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की हो तो यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, और आप इस सेंटेंस को सही कह रहे हो। बात तो यहाँ पे गलत हुई ना। तो मेरे दोस्त मेरी बात को समझो एक बार। मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। द टीचर टोल्ड अस, जो टीचर ने हमें बताया, द टीचर टोल्ड अस, जो टीचर के बताने का काम है, क्या वो यूनिवर्सल फैक्ट है, या फिर जो पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो यूनिवर्सल फैक्ट है? तो आप बोलोगे सर जो पानी उबलता है ना वो यूनिवर्सल वाली फैक्ट वाली बात है ना, वो यूनिवर्सल फैक्ट वाली बात है। तो मैंने कहा वाटर के लिए यहाँ पे आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, टीचर ने कहा था, या टीचर कहते हैं, या टीचर कहेंगे, उससे मतलब नहीं। मतलब है यहाँ पे पानी से कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है या नहीं। आगे समझ में। तो इससे हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और ये सेंटेंस हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, है ना। अच्छा एग्जाम गड़बड़ कहाँ देता है मैं आपको जरा बताता हूँ। वो क्या करता है ना, वो ऐसे लिखता है द टीचर टोल्ड अस दैट द वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वो पता है क्या करता है, वो देता है बच्चा और आता है टेंस के फ्लो में। ये रहा जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये रहा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन बात हो जाती है वहां पे गलत, क्योंकि जो पानी के गर्म बॉईल होने की बात हो रही है वो वहां पे ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे पानी जो बॉईल होता है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है, वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बात करेंगे। आगे समझ में। तो फ्लो में मत चले जाना, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नहीं जी फ्लो में मत जाना। आओ नेक्स्ट पे। The scientists believed that gravity pulls down everything. साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि जो ग्रेविटी है वो पुल डाउन करती है, खींचती है हर चीज को अपनी तरफ। चलो देखते हैं जरा। तो क्या ये बात सच है? ग्रेविटी जो है वो सब चीज को अपनी तरफ खींचती है, वो सब चीज को अपनी तरफ खींचती है। क्या ये बात सच है? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? तो हाँ जी। क्या ये पहले भी सच था आज भी सच है? तो हाँ जी बिल्कुल पहले भी सच था, पहले भी खींचती थी, आज भी खींचती है। यानी यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बारी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बारी है हमारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो देखना चेक करना जरा। द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग। ग्रेविटी पुल्स खींचती है,
तो पुल्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज है, तो हाँ जी बिल्कुल है। ग्रेविटी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ग्रेविटी हमारा सब्जेक्ट है ना। ये भी है ग्रेविटी है, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते एक ग्रेविटी दो ग्रेविटी, ये भी हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। पुल हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसका सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, उसमें एस लगा दिया। यानी यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज है, यानी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है ना। लेकिन जरा रुक जाना, मैंने तो टिक मार दिया, आप मत मारना, जरा चेक करना, पीछे पढ़ना जरा। द साइंटिस्ट बिलीव डेट, साइंटिस्ट बिलीव करते थे, वो साइंटिस्ट बिलीव करते थे, ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, इससे मतलब नहीं है, उनके विश्वास की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ग्रेविटी चीजों को अपनी तरफ खींचता है कि नहीं। तो ग्रेविटी के बारे में बात हो रही है, तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है, ना कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं या नहीं करते, उससे मतलब नहीं है। ये हमारा यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है उनका बिलीव करना, यूनिवर्सल फैक्ट है ग्रेविटी पुल डाउन करती है एवरीथिंग को, है ना। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से मतलब है, ना कि यहाँ पे बिलीव वगैरह से, है ना। तो ये भी आपका सही है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा फ्लो फ्लो में क्या करता है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट ग्रेविटी पुल्ड डाउन एवरीथिंग, यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा आपको पुल्ड, है ना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे गलत। या फिर बच्चा क्या करता है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटी पुल्स डाउन एवरीथिंग। अब उसके समझ में आ जाता है कि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है, ग्रेविटी पुल्स डाउन, है ना। वो देखता है कि यहाँ पे सर ने बताया था कि जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है, वो पुल को तो कर देता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो आएगा घूम घाम के यहाँ पे बोलेगा ये पास्ट में कैसे है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे है, इसको तो बिलीव होना चाहिए। तो साइंटिस्ट बिलीव डेट, और वो क्या करता है, द साइंटिस्ट प्लूरल है, बिलीव कर देगा यहाँ पे, वो भी क्या हो जाएगा आपका गलत। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बच्चा यहाँ पे क्या कर देगा, बिलीव कर देगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बात हमारी इसकी हो रही है, ना कि इसकी। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, करेंगे, या करते थे, या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं, मतलब है ग्रेविटी से। आगे समझ में, तो मैंने आपको दोनों एस्पेक्ट बता दिए कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं। आओ जी हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। जो पीपल है पुराने समय में, द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड, विश्वास करते थे, दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ, जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है या फिर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप बोलोगे सर पृथ्वी जो है ना वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी यहाँ पे कोई यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह की बात नहीं हो रही, है ना। यहाँ पे एंशियंट टाइम के लोगों की माइंडसेट की बात हो रही है, उनकी बिलीव की बात हो रही है कि वो ये बिलीव करते थे जो सन है ना वो मूव करता है राउंड द सन। हाँ, जो सन होता है मूव करता है राउंड द अर्थ, है ना। इस सन जो है ना अर्थ के मुंह चारों तरफ राउंड करता था। लेकिन असल बात क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट क्या है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी यहाँ पे यूनिवर्सल फैक्ट वाली बात लागू नहीं होगी, यानी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाली बात लागू नहीं होगी। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलेंगे, ये देखते हैं कैसे। द पीपल इन एंशियंट टाइम, पुराने समय में, एंशियंट का मतलब प्राचीन से रिलेटेड होता है, पीपल की बात हो रही है प्राचीन समय के जो लोग हैं, बिलीव, देखना जरा यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी थोड़ी थोड़ी पास्ट की बात आ रही है, थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान रखना सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, पिछली क्लास में भी आपको बताया था। बाकी जब पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आराम से पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहो। द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव, ये बिलीव करते थे डेट द सन मूव्स राउंड द अर्थ, की जो सन है ना वो मूव करता था राउंड द अर्थ। ये तो प्राचीन लोगों की बिलीव की बात हो रही है, क्या यहाँ पे कोई यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है, तो नहीं जी, बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट की बात नहीं हो रही है। क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलेंगे। द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड, ये बिलीव करते थे, क्या बिलीव करते थे, द सन मूव की जगह आएगा जी आपका मूव्ड, क्या आएगा आपका मूड, ये आपका हो जाएगा गलत। पुरातन समय के लोग ये बिलीव करते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों चक्कर मूव करती है, यानी ये बात किसकी हो रही है, पास्ट की। पास्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो सर जी सेकंड फॉर्म ऑफ
वर्ब। आया समझ में? तो यहाँ पे आपका मूव क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या करोगे आप, मूव्ड करोगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज हम यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट को छांटने में कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हम फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए फिक्स्ड फ्यूचर FURTURE, एक मिनट रुकना जरा। ये जी हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी बताओ जरा मुंह से बोलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। सर फ्यूचर एक्शन यानी फ्यूचर का काम समझ आ रहा है, जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, हाँ जी, फ्यूचर का एक्शन है, ठीक है। वह कल बर्तन धोएगा, हाँ जी, फ्यूचर का एक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो यहाँ पे फिक्स फ्यूचर एक्शन का क्या मतलब है, ये फिक्स फ्यूचर एक्शन का मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अभी बात क्या हुई, बात ये हुई कि कल आप स्कूल जाएंगे, ये एक फ्यूचर एक्शन है। लेकिन कल आपकी क्लास लगेगी, मान के चलो आप ऑफलाइन पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल खैर ऑफलाइन ही होते हैं ना। कल आप स्कूल जाओगे, ये एक फ्यूचर एक्शन है। लेकिन कल आपके स्कूल में आप जिस क्लास में जाओगे ना, वो क्लास लगेगी, ये एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है। आए समझ में? यानी जितने भी आपके कुछ ऑफिशियल काम होते हैं ना, जितने भी आपके ऑफिशियल काम होते हैं, उनको हम कहते हैं फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। वो होके ही रहेंगे। वो क्या होंगे जी, वो होके ही रहेंगे। आप कल स्कूल जाएंगे, उसमें एक निश्चितता नहीं दिखती, एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन नहीं दिखता कि ये काम होके ही रहेगा। लेकिन कल आपकी क्लास लगेगी, भाई 60 65 70 बच्चे हैं बैठेंगे, क्लास लगेगी, वो एक ऑफिशियल काम है, इसलिए उसे कहा जाता है फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, जरा एग्जांपल समझना है इनके। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट करेंगे, जाएंगे चाइना अगले महीने। तो आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, फ्यूचर की बात हो रही है। जब बात यहाँ पे फ्यूचर की हो रही है तो सर आपने बताया था कुछ विल सेल पे लफड़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे आ नहीं रहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये एक ऑफिशियल काम पे जा रहे हैं, और ये काम जो है भाई पूरा देश का कार्यभार चल रहा है ना, पूरे देश के कार्यभार से छुट्टी लेके, है ना, चाइना जाना, वहाँ का जो अपना मिशन है उसको कंप्लीट करना, जो भी मीटिंग वगैरह जो भी कुछ होना। तो ये एक ऑफिशियल काम है, एक बड़ा काम है ना। यानी एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है ना। और फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, है ना। आगे समझ में? ये आप बोलोगे नेक्स्ट मंथ मतलब सर फ्यूचर, फ्यूचर मतलब विल सेल, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है, ये काम होके ही रहेगा। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपका, द कॉलेज रीओपन्स इन अगस्त, है ना। जो कॉलेज है वो रीओपन होगा अगस्त में। तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के लगेगा कि बात फ्यूचर की होगी, तो सर विल सेल का लफड़ा। अब जरा सुनना, आप कॉलेज जाओगे, आप कॉलेज जाओगे, तो ये एक फ्यूचर एक्शन है। आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, ये एक फ्यूचर एक्शन है। लेकिन कॉलेज ओपन होगा, भाई इतने सारे बच्चे, हजारों बच्चे कॉलेज में रहते हैं, एक ऑफिशियल काम हो गया ना, एक ऑफिशियल काम हो गया ना भाई। हजारों बच्चे, ये थोड़ी कॉलेज वाला मनमानी कर रहा है, नहीं भाई कल नहीं खोलते परसों से खोलते हैं। ये सब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाली बात होती है। यानी ये जो कॉलेज का अगस्त में खुलना है, ये एक फिक्स्ड फ्यूचर क्या है, एक्शन है। आप जाओ मत जाओ आपसे मतलब नहीं, कॉलेज अगस्त में खुलेगा। जो ये है आपका ऑफिशियल काम, एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन। क्या है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है? तो हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। कॉलेज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, रीओपन का रीओपन्स बना दिया। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, विजिट का विजिट्स बना दिया। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट पे आओ। माई ग्रैंड फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, मेरे जो दादाजी हैं वो नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, रिटायर होंगे, है ना। आप बोलोगे सर फिर से वही नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात। तो आप अब जरा खुद बताओ, किसी का रिटायरमेंट पॉसिबल रहता है क्या? अरे आप नेक्स्ट साल ना रिटायरमेंट कर भी देंगे, और मन नहीं करा तो नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। रिटायर जो काम है आपका, 60 वर्ष की जो आयु आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। उसमें कोई ऑफिशियल काम आ रहा है,
कोई नॉर्मल बातें तो नहीं हो रही है ना, 61 में कर देंगे, 62 में कर देंगे, भाई ये तो अपना ऐसा थोड़ी चलता है ना। रिटायरमेंट की बात हो रही है, कुछ बड़े स्पेशल ऑफिशियल काम की बात हो रही है। तो ऑफिशियल काम की बात हो रही है तो एक्शन आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, रिटायर, है ना। ग्रैंडफादर जी हमारे सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है यहाँ पे। आगे समझ में। अच्छा, अब हम इन सेंटेंसेस को ना, द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। द कॉलेज रीओपन्स, विल रीओपन इन अगस्त, ऐसे लिख सकते हैं। द माई ग्रैंडफादर विल रिटायर नेक्स्ट ईयर। अब हम इन बातों को ना विल सेल लगा के भी लिख सकते हैं, फ्यूचर का एक्शन बना सकते हैं इसको आराम से। लेकिन एरर वाली बात बताऊं मैं आपको, बच्चा क्या करता है, नेक्स्ट मंथ, अगस्त, नेक्स्ट ईयर, ये सब पढ़ता है तो उसे लगता है यहाँ पे विल सेल आगे ही रहेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको विल सेल लगा के नहीं देता ना, तो आपको एक बार चेक करना है क्या वो फ्यूचर एक्शन की तो बात नहीं कर रहा, क्या वो फ्यूचर एक्शन की तो बात नहीं कर रहा। अगर वो फ्यूचर एक्शन की बात कर रहा है तो वो बिल्कुल सही है ना। और वहां पे जब फ्यूचर एक्शन की बात नहीं होगी तो समझ जाना वहां पे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, वही सिंपल वाला जो हम पढ़ रहे हैं अभी से। आई गोज टू, है ना, मैं कॉलेज जाऊंगा नेक्स्ट डे। अब आप देखना यहाँ पे नेक्स्ट डे यानी फ्यूचर की बात हो रही है। जब बात फ्यूचर की आएगी तो हमारी बातचीत क्या हुई थी कि सर यहाँ पे विल सेल का कुछ लफड़ा आएगा, क्या है यहाँ पे आपको विल सेल दिख रहा है ना। तो आप बोलोगे नहीं जी सर विल सेल तो नहीं दिख रहा, है ना। फिर आपके दिमाग में आएगी सर विल सेल कभी कभी नहीं भी आता है, तो आप चेक करना क्या ये ऑफिशियल काम है। तो आप बोलोगे मैं कल कॉलेज जाऊंगा, तो क्या ये ऑफिशियल काम है, नहीं भाई उसकी मर्जी है, वो जाए चाहे मर जाए। जब ऑफिशियल काम की बात नहीं आई तो यहाँ आपको आपका गलत है, सेंटेंस आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आपको चीजों को चेक करते हुए चलना है। जो फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है ना, उसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज कर सकते हैं एंड विल सेल का भी यूज कर सकते हैं। ये है जी आपकी कंक्लूजन वाली बात। आ गया समझ में, ठीक है। तो इतना हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं और यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे हमारा समाप्त। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट जरा ये है छोटा सा कि जब भी हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवल, मूवी पढ़ते हैं, है ना, मूवी देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी है, जब हम रीडिंग लगाते हैं, उनको देखते हैं, तो उनमें से जब कोई आइडिया या मैसेज कन्वे होता है ना, तो उसका टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे न्यूज़पेपर हमें खबर बताते हैं, तो हाँ न्यूज़पेपर कुछ आइडिया मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। आया समझ में। ऐसे नहीं बोलेंगे न्यूज़पेपर हमें खबर बताते थे, नहीं जी। न्यूज़पेपर अगर कोई आइडिया मैसेज कन्वे कर रहे हैं या यूनिवर्सल फैक्ट की बात होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। देखना जरा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, दिस इज द मूवी, ये वो मूवी है, डैट इज रिवीलिंग द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये वह मूवी है जो रिवील कर रही है इंडियन पॉलिटिक्स का असली मुखौटा, है ना, असली फेस जो है वो रिवील कर रही है। तो आपने यहाँ पे देखा सर यहाँ पे मूवी जो है ना वो कोई आइडिया कन्वे कर रही है, कुछ रिवील करने का काम कर रही है। तो सर जब मूवी वगैरह कुछ आइडिया वगैरह कन्वे करती है ना, तो उसका टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो चेक करना जरा। दिस इज द मूवी डेट इज रिवीलिंग, क्या ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो नहीं जी बिल्कुल, ये आपका सेंटेंस हो गया गलत। इसको सही बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज द मूवी डेट डेट रिवील्स द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ऐसे यहाँ पे इसलिए क्योंकि मूवी आपका सिंगुलर है। आगे समझ में, तो ये सेंटेंस आपका गलत था। नेक्स्ट पे आओ जरा। दिस बुक इज शोइंग डेट ऑनेस्टी ऑलवेज विन एट द एंड, है ना। ये मूवी, ये जो बुक है वो क्या कन्वे करती है, आइडिया, है ना, क्या मैसेज कन्वे करती है कि ऑनेस्टी जो है ना, ईमानदारी हमेशा अंत में जीतती ही है। तो सर बुक की बात हो रही, कुछ आइडिया मैसेज की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, जरा चेक कर लिया जाए। तो चेक करना, दिस बुक इज शोइंग, नहीं जी बिल्कुल गलत, ये गलत हो गया। इज शोइंग नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, यानी दिस बुक सोस, है ना। यहाँ पे एस लगाया क्योंकि इस बुक आपका सिंगुलर है।
तो ये हो गया आपका सेंटेंस सही, और यहाँ पे ये सेंटेंस आपका गलत। आगे समझ, तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट तरीके से कर लिया है समाप्त, ठीक है। अच्छा, अब ये मत सोचना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने में एक क्लास लगी तो आपकी 12 क्लास 14 क्लास ऐसी क्लास होगी, नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। प्रेजेंट वाला जो टेंस है ना, इसमें आपका टाइम लगना ही है ना, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इसी से ज़्यादा एरर आते हैं। तो आज के लिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला होता है पार्ट समाप्त। तो कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से समझ आए, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बड़ी बढ़िया से, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।